नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज बिना देर किए आपका सीधा शुरू करते हैं। रीट में जो आपकी अर्थव्यवस्था दी गई है वो कंप्लीट लेके आए हैं और ये वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्योंकि जो आपके सिलेबस में लाइनें दी गई हैं अर्थव्यवस्था की वो हूबहू एनसीईआरटी से उठाई गई लाइनें हैं। जी हाँ, अगर आपको विश्वास ना हो तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किताब आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने इन सब का किया है कलेक्शन। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने 7वीं किताब में भी जो कृषि वाला क्षेत्र है वो भी लिया है। तो आप बस मैटर और कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। आप टेंशन छोड़ दीजिए कि मुझे कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो के बाद मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको कुछ भी अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कम समय था इसलिए मैंने जो पीडीएफ बनाया है उसमें हैंड राइटिंग में तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाया है। तो आप सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। मैं जो जो आपको बोलकर या आपको जो समझाने की कोशिश करूँगा वो समझ लीजिए आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना देर किए। पहली जो लाइन है सिलेबस में दी गई है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए, नॉर्मली 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, ये नॉर्मली क्षेत्र होते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र जैसे जो कृषि से संबंधित हैं, पशुपालन से संबंधित हैं। कृषि में पशुपालन भी आता है, मत्स्य भी आता है, खनन, वन, यानी कि जो आप सीधा प्रकृति से प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में होगा। और ये एक कच्चा माल होता है, और इससे जो आप वस्तुएं बनाते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत बनता है, यानी उसका विनिर्माण। जैसे कि कपास के पौधे से आप सूत बनाते हैं, आप कपड़ा बुनते हैं, आप गन्ने से चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, मिट्टी से आप ईंट बनाते हैं, ईंट से आप भवन बनाते हैं, तो वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल, उस कच्चे माल से जो आप वस्तु बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, वो होता है द्वितीयक क्षेत्र। फिर इस उत्पादन का लोगों तक सुविधाएं पहुंचाएं, उनके लिए जो सेवा होती है वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगी। जैसे परिवहन है, यानी कि माल का आवागमन के लिए हम परिवहन, यानी कि ये सुविधा किसके अंतर्गत, यानी कि सेवा क्षेत्र है आपका तीसरा। जैसे भंडारण है, संचार है, या और भी बैंक सेवाएं, व्यापार सेवाएं, शिक्षक भी अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक है, तो वो सब तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ये क्षेत्र है, ठीक है, नॉर्मली भाषा में। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में चतुर्थ और पंचम क्षेत्र भी दिए गए हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, चतुर्थ क्षेत्र यानी कि ज्ञान क्षेत्र, जैसे इसमें शिक्षा है, चिकित्सा है, अनुसंधान है, कुछ गतिविधियाँ। ठीक है, और पंचम में सामाजिक आर्थिक क्रियान्वयन का मस्तिष्क माना जाता है पंचम क्षेत्र को, क्योंकि इसमें प्रमुख अर्थशास्त्री, वित्त के जो भी क्षेत्र हैं, नौकरशाह हैं, ये सब पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपको ध्यान सिर्फ इन 3 क्षेत्र पर फोकस करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, रीट में बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कच्चा माल समझ लीजिए, द्वितीयक क्षेत्र यानी कच्चे माल से आपने जो उत्पादन बनाया वो, और उसका जो आपने लोगों के तहत जो सेवा पहुंचाई, वो परिवहन के माध्यम से पहुंचाई, तो वो चला जाएगा आपके तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला है क्षेत्रकों का योगदान। क्या क्षेत्रकों का योगदान है? देखिए, आदिकाल में या आप देखते हैं प्राचीन काल में प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान था, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ किस पर, कृषि पर आधारित था। लेकिन फिर कृषि के साथ साथ कुछ लोग शिल्प कलाओं में, उद्योग में आने लगे, क्योंकि कृषि का क्षेत्र बढ़ा, और इससे बढ़ने से क्या हुआ, उत्पादन भी बढ़ा। अब उत्पादन बढ़ा तो क्रय विक्रय की गतिविधियां में भी बढ़ी। ठीक है, इससे क्या हुआ, लोग कारखानों में कार्य करने लगे। अब जब कारखानों में बहुत संख्या में लोग उद्योग के क्षेत्र में आने लगे, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आ गए। कहाँ पर आ गए? द्वितीयक क्षेत्र से। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र बढ़ गया। लेकिन आपको बता दूं, 1973 या 74 से 2013 और 14 में तृतीयक क्षेत्र बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा, तो ये डेट ध्यान रखना। लेकिन अब जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र, यानी कि रोजगार क्षेत्र कह सकते हैं, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र कह सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्र जो उद्योग से संबंधित है, और प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ है कृषि से संबंधित, यानी कि सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र यही है। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा अगर रोजगार देता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र देता है। जैसे कि आप कृषि देखते हैं तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के तौर पर भी ये आपसे पूछा जा सकता है, उद्योग का क्षेत्र,
11.8%, सेवा क्षेत्र 8.2%, कृषि क्षेत्र 3.9%। लेकिन प्रचलित कीमतों पर आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन लगातार यहाँ से बनते हैं। जैसे कि तृतीय क्षेत्र का योगदान है 53%, द्वितीय क्षेत्र का है 28.2%, प्राथमिक क्षेत्र का है 18.8%। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? आरोही या अवरोही क्रम में। आरोही यानी छोटे से लेकर, अवरोही यानी बड़े से लेकर। अवरोही यानी सबसे पहले तृतीय, द्वितीय, फिर प्राथमिक क्षेत्र होगा। तो ये संख्या आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनता है। देखिए, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक होते हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक व निजी। सार्वजनिक का अर्थ है कि सरकार ही सभी सेवाओं को उपलब्ध कराती है, परिसंपत्तियों पर सरकार का भी क्या होता है? नियंत्रण होता है। ठीक है, सरकार उस पर नियंत्रण रखती है। ये तो हो गया सार्वजनिक। ठीक है, निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट, यानी कि सेवा के वितरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या किसी निजी कंपनी के हाथ में होती है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र जन कल्याणकारी कार्य करती हैं, लेकिन निजी क्षेत्र खुद के लाभ के लिए कार्य करती हैं। और सार्वजनिक निजी का अर्थ है कि कार्यों का संचालन सरकार के द्वारा होगा, लेकिन किसकी सहायता? निजी संस्था के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा। ये जो पहली लाइन का जो आपकी सिलेबस की लाइन है वो कवर होगी। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, इसके लिए मुझे बहुत कह सकते हैं मेहनत करनी पड़ी, इधर उधर बहुत बिखरा था, उनको समेटा फिर एक किया। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति जो आय है, यानी हम औपनिवेशिक काल में बात कर रहे हैं। देखिए, औपनिवेशिक काल में जो आकलन करता है कि भाई हमारे राष्ट्र की आय कितनी होगी या प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, मैं बात कर रहा हूँ औपनिवेशिक काल में। तो उसमें दादा भाई नौरोजी भी थे, वी डिग्वी थे, फिंडले सिराज थे, डॉक्टर VKRV राव थे, RC देसाई आदि, इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, 20वीं शताब्दी पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक संवृद्धि कितनी दर? 2% हो सकती, कम रही होगी, यानी कि ये सिर्फ अनुमान लगाया गया था। और औपनिवेशिक काल में आपको बता दूं कि बंगाल में सूती वस्त्र उद्योग जो शाही मलमल ज़्यादातर ढाका के आसपास होता था। कृषि क्षेत्र बता दूं कि जो जनसंख्या 85% जो जनसंख्या थी वो गांव में बची थी और वो सब कृषि कार्य करती थी। और इस कृषि क्षेत्र की जो गतिहीनता का कारण क्या है? ये औपनिवेशिक शासन है, ये भू राजस्व की जो प्रणालियां हैं, यही सबसे बड़ा क्या है? इसका कारण है। बंगाल प्रेसिडेंसी, उस समय जो समस्त पूरी भारत था ना, उसको कहते थे बंगाल प्रेसिडेंसी। प्रौद्योगिकी निम्न स्तर, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, उर्वरक नगण्य, कृषि उत्पादक स्तर इससे क्या हुआ? निम्न हुआ। कहाँ की बात कर रहा हूँ? बंगाल प्रेसिडेंसी की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, भारत में शिल्प कलाओं का हो गया पतन, और इसके पतन से बेरोजगारी बढ़ गई और अंग्रेजों का लालच तो बढ़ गया। लालच बढ़ने से शिल्प कलाओं का पतन भी हुआ, बेरोजगारी भी बढ़ी। हस्तशिल्प मजबूरन कृषि पर निर्भर रहना पड़ा, क्योंकि पहले वो हस्तशिल्प छोटी छोटी कलाएं करते थे, लेकिन इनका पतन होने से अब वे कृषि पर निर्भर रहने पड़े। यानी कि 1892 से 1921 तक जो जनसंख्या है वो 61% से लेकर 73% बढ़ गई। किस पर? कृषि पर निर्भर होना पड़ा उनको। ठीक है, क्यों? क्योंकि औपनिवेशिक काल में जो भी अंग्रेजों की लालचपन की जो नीति थी उसके कारण। 20वीं शताब्दी में लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ। 1907 में डेट याद रखना, टिस्को यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी। 1932 में याद रखना, टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई। इसके साथ ही भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव रखी गई। अब देखिए, विदेशी व्यापार उसमें देखिए तो भारत में कच्चे उत्पाद जैसे कि रेशम है, कपास है, ऊन है, चीनी है, नील है, पटसन है, इन सभी का निर्यातक होकर रह गया कौन? सिर्फ भारत। क्योंकि आधे से अधिक व्यापार तो केवल कहाँ जाता था? इंग्लैंड तक सीमित था। यानी कि अंग्रेज बड़ा मजा उठा रहे थे हमारे भारत का। ठीक है, व्यावसायिक संरचना की बात करें तो 70 से 75% जनसंख्या तो कृषि पर थी। उस समय की बात हो रही है। सिर्फ 10% ही वो विनिर्माण क्षेत्र में थी, 15 या 20% कह सकते हैं सेवा क्षेत्र में। अधिकांश लोग कृषि पर ही आश्रित थे हमारे भारत के लोग। इसलिए बार बार अकाल पड़ना भी बहुत बड़ी दुखदायी घटना थी हमारे भारतवासियों के लिए। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय तमिलनाडु का क्षेत्र, आंध्र का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र, जो केरल का क्षेत्र था वो मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। और मुंबई और बंगाल, इन क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र की निर्भरता थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। क्यों कम होने लगी? क्योंकि यहाँ पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ने लग गया था। लेकिन पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों की वृद्धि आंकी गई। यानी कि यहाँ पर कृषि क्षेत्र ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पर धीरे धीरे विनिर्माण और सेवा क्षेत्र बढ़ रहा था। यानी कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी।
1850 अंग्रेजों ने भारत में रेलों का आरंभ कर दिया। ठीक है, 1757 प्लासी के युद्ध के बाद भारत से धन निष्कासन की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। और ये बताया था दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में। 1867 और 68 में भारत में पर कैपिटा इनकम यानी कि जो राष्ट्रीय आय है वो 20 रुपये थी, ये दादा भाई नौरोजी ने बताया। और जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम 34 रुपये वार्षिक आय की क्या थी, आवश्यकता थी, ये भी दादा भाई नौरोजी ने बताया। और जो धन निष्कासन है इसके बारे में कहा गया अनिष्टों का अनिष्ट। क्या कहा गया, अनिष्टों का अनिष्ट। औपनिवेशिक काल में जो भू राजस्व था, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकता है, ये मैंने 9th क्लास से लिया है। इजारेदारी प्रथा यानी कि 1772 में बंगाल में ये 5 वर्षीय होती थी। देखिए इसमें क्या होता था, भू राजस्व वसूली में ठेका दिया जाता था यानी कि नीलामी की प्रक्रिया थी। और 1776 में इसको 1 वर्ष कर दिया, किसने, वारेन हास्टिंग ने कर दिया था। और 1790 में कार्नवालिस ने इसको 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था क्या कर दी, लागू कर दी। और इसने एक चेंज किया, क्या चेंज किया, इसने वसूली का अधिकार जमींदार और माल गुजारी को की जो व्यवस्था वो जमींदार के हाथों में दे दी। और 1793 में इस व्यवस्था को क्या कर दिया, स्थायी कर दिया। लेकिन आपको बता दें एक और नई व्यवस्था इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त जो 1793 में बंगाल में लागू हुई थी, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुई थी। राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में क्या दे दी, मान्यता दे दी। यानी कि यहाँ जमींदारों का क्या बुरा हाल हो गया, क्योंकि ये जो इसके जो भी अधिकार थे वो राजाओं और तालुकदारों के पास आ गए। चुकाई जाने वाली राशि को क्या कर दिया, स्थायी कर दिया। एक है रहतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, ये बम्बई के दक्कन में लागू हुई थी, 1820 में हुई थी। और इसमें क्या किया गया था कि जो राजस्व की राशि है वो सीधे रैयत के साथ तय की गई। रैयत का अर्थ है किसान। हर 30 साल बाद जमीनों का क्या होता था, सर्वेक्षण होता था। और इस व्यवस्था को 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने सबसे पहले 12 महल से शुरू की थी। कहाँ से की थी, 12 महल से इसे शुरू किया था। लेकिन इसको विकसित किया था टॉमस मुंद्रो ने। तो ये टॉमस मुंद्रो ध्यान रखना, और एक अलेक्जेंडर रीड और एक जो लागू हुई ये बम्बई दक्कन में, ये बात जरूर ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 1824 में ये व्यवस्था कहाँ लागू हो गई, बम्बई में लागू हो गई। और इसको लागू किया था माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने। किसने, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने। फिर और एक व्यवस्था है महालवाड़ी बंदोबस्त। ये क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी का जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत था उसके लिए हॉल्ट मैकेंजी ने, किसने, हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 में तैयार किया और 1822 में लागू कर दिया। क्या है मालवाड़ी बंदोबस्त, ये गांव को समूह को एक इकाई मानता था और इस इकाई को कहते थे महाल। इनको मानकर भू राजस्व तय कर दिया जाता था। ठीक है, और जो 1822 में रेगुलेशन 7 द्वारा इसको कानूनी रूप दे दिया। ठीक है, और मार्टिन बर्ड को ध्यान रखना, उत्तर भारत में भू राजस्व का प्रवर्तक कहते हैं या जनक कह सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो मालवाड़ी व्यवस्था है ये 30% भारत के हिस्से में लागू थी, ये मध्य प्रांत, यूपी, पंजाब। तो ये बहुत आपको ध्यान रखनी है। और अब पढ़ रहे हैं आप उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, ये मैंने क्लास 11वीं और 10वीं से टॉपिक उठाया है। ठीक है, देखिए वित्तीय संकट आया था, कब आया था, 1991 में आया था। मैं उदारीकरण की तरफ आपको लेके जाऊंगा, पहले पृष्ठभूमि समझो आप। क्यों आया था वित्तीयकरण, राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, ठीक है, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक क्या करना पड़ा, खर्च करना पड़ा। 1980 के दशक में सरकार का जो खर्चा है उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से भी क्या होगा, अधिक माने जाने लगा। यानी कि यहाँ पर खर्चा ज़्यादा हो रहा था लेकिन राजस्व कम आ रहा था। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष हैं उससे देश को कितनी सहायता मिली, $7 बिलियन ऋण मिला है। ठीक है, कोई सहायता नहीं, ऋण मिला है, किससे, इस संकट को सामना करने के लिए। लेकिन ये ऋण, इस पर कुछ क्या थी, शर्तें थी। क्या शर्तें थी कि सरकार को उदारीकरण करनी पड़ेगी, निजी क्षेत्रों पर प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे जो पहले लगा रखे हैं, सरकारी हस्तक्षेप को कम करना होगा, विदेशी व्यापार पर लगे जो प्रतिबंध वो भी हटाने पड़ेंगे। इसलिए अर्थव्यवस्था में 2 उपाय अपनाए गए। ये उपाय आपसे पूछे जा सकते हैं। स्थायित्वकारी उपाय क्या होते हैं,
ये आपसे पूछा जा सकता है, ये अल्पकालिक है या दीर्घकालिक है, तो ये अल्पकालिक है। और स्थायित्वकारी उपाय क्यों किए जाते हैं? मुद्रास्फीति को नियंत्रण में करने के लिए किए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है संरचनात्मक उपाय क्यों किए जाते हैं? उदारीकरण, क्योंकि संरचनात्मक में ये दीर्घकालिक होता है और इसी संरचनात्मक में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आता है। तो हम पढ़ते हैं अब उदारीकरण को। देखिए, सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण आप कह सकते हैं। कैसे? देखिए, औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण किया गया, यानी कि जो औद्योगिक लाइसेंस की जो व्यवस्था थी उसको किया बंद, ताकि बहुत सारे क्या खुल जाए, औद्योगिक कह सकते हैं केंद्र खुल जाए। ठीक है। उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता ही नहीं है, जितना चाहे तुम उत्पादन करो। इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। निजी से उद्योगों पर कुछ नियंत्रणों का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी उत्पादन कर सकते हो, कुछ तो आपको नियंत्रणों का पालन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो लाइसेंस की व्यवस्था है वो 6 उत्पादों पर है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहला है अल्कोहल, सिगरेट, रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिकी और विमानन और औषधि तथा औषधि। ये 6 उत्पाद हैं, इस पर लाइसेंस की व्यवस्था थी। सार्वजनिक क्षेत्र केवल परमाणु ऊर्जा और रेल परिवर्तन ही बचे, परिवहन ही बचे, बाकी सब सारा देख सकते हैं आप। दूसरा, इन्होंने क्या किया? वित्तीय क्षेत्र में सुधार कर दिया, यानी कि रिजर्व बैंक तय करता था कि कोई बैंक कितनी मुद्रा रखेगा, कितनी मुद्रा जमा करेगा, ये रिजर्व बैंक पर तय करना था। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% फिक्स कर दी। ठीक है। और रिजर्व बैंक की बिना अनुमति के कोई नई शाखा भी कोई बैंक नहीं खोल सकता, ये सुधार किया गया। कर व्यवस्था में सुधार किया गया, यानी कि अप्रत्यक्ष करों में भी क्या किया गया? सुधार किया गया। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ, हाल ही में 2016 में जीएसटी कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जुलाई 2017 में लागू हुआ। एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तो आपको नोट करनी है। अगला है विदेशी विनिमय में सुधार। क्या विदेशी विनिमय में सुधार किया गया? 1991 में अन्य देशों की तुलना में, मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। इससे क्या हुआ? देश में मुद्रा का आगमन में वृद्धि हुई। देखिए, हैंड राइटिंग मेरी ख़राब है क्योंकि मैंने बहुत कम समय बचा, इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सका मैंने इसको उतारने की कोशिश की, और बहुत ज़्यादा मैटर था, इसलिए जो कलेक्शन मैंने किया उसमें टाइम लगा। और लिखने में आपको पता है लिखना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। ठीक है। तो फिर भी मैं जो पढ़ के आपको बता रहा हूँ उनको सुनकर आप अपना जो भी अर्थशास्त्र है उसको कवर करें। ठीक है। अगला सुधार, व्यापार और निवेश में सुधार किया गया। कैसे? जैसे आयात व निर्यात पर परिणात्मक प्रतिबंधों की क्या कर दी? समाप्ति कर दी। जितना आयात करो, निर्यात करो, तुम पर निर्भर है। ठीक है। पर शुल्क दरों में भी क्या कर दी? कटौती कर दी। ठीक है। और आयातों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया क्या कर दी? समाप्त कर दी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और कुछ आपको पता है, महारत्न, नवरत्न और लघु कंपनियां होती हैं। ये कैसी कंपनियां होती हैं? लाभ कमा रहे उपक्रमों को भी अधिक परिचालन, वित्तीय और प्रतिबंधीय स्वतंत्रता प्रदान की गई, इसलिए इनको महारत्न व नवरत्न लघु कंपनियां कहते हैं। देखिए, वर्तमान देश में 12 महारत्न, 13 नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है। इनमें से कुछ फेमस है, उनके मैं नाम ले रहा हूँ। जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, एनटीपीसी, गैल, कोल इंडिया लिमिटेड, ये महारत्न कंपनियां हैं। कुछ नवरत्न कंपनियां जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बेल ऑयल आदि, ये नवरत्न कंपनियां हैं। कुछ लघु रत्न कंपनियां भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बीएसएनएल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे, कैटरिंग है, टूरिज्म है, कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये लघु रत्न कंपनियां हैं। फेमस क्वेश्चन यहाँ से आप देखिए, सितंबर 2022 में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी कि आरईसी को महारत्न का दर्जा दिया। भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये 12वीं महारत्न की कंपनी है। कौन सी? 12वीं महारत्न की कंपनी है। अब अगला है निजीकरण।
निजीकरण का अर्थ आपको पता है कि सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व का सरकार द्वारा त्याग, यानी कि जो सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व का जो सरकार था उसका त्याग कर दिया, वो निजी के हाथों में दे दी, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना है, क्या है, निजीकरण है। वैश्विक स्तर पर भारतीय कंपनियां विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी हैं। क्यों? क्योंकि अब इस पर सरकार का नहीं, निजीकरण है। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अपना जितना चाहे मुनाफे के लिए वो किसी भी देश में जा सकती हैं। जैसे आप ONGC कंपनी है, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस की कंपनी है, ये 16 देशों में इसकी परियोजनाएं हैं। तो ये सब निजीकरण से हुआ है, सार्वजनिकरण से नहीं हुआ है, ठीक है। 1907 की जो टाटा स्टील कंपनी है वो 26 देशों में कार्य करती हैं और 50 देशों में अपना उत्पाद बेचती हैं। जो SGL टेक्नोलॉजीज हैं वो 31 देशों में कार्य करती है। ये एक IT कंपनी है जो 6 शीर्ष कंपनियों में से एक है, तो ये ध्यान रखना। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण समग्र विश्व को एक बनाने का प्रयास, समग्र विश्व को एक प्रकार, ठीक है, और सीमा मुक्त विश्व की रचना करना। भले ही प्राकृतिक रूप से, भौतिक रूप से सीमाएं हैं, लेकिन हमारे दिलों में कोई सीमा नहीं है। सीमा मुक्त भारत बनाना, ये है वैश्वीकरण। और ये वैश्वीकरण कैसे बढ़ेगा? सूचना प्रौद्योगिकी के कारण बढ़ेगा, ठीक है। आपको पता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ छोटी बड़ी कंपनियां भी भारत में क्या अपनी सेवाएं प्राप्त करने लगी हैं। तो ये सब वैश्वीकरण से हुआ है। सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए 1991 के बाद लगातार GDP में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि GDP 1980 और 91 में 5.6% थी, वही 2007 और 12 में 8.2% हो गई, यानी कि लगातार सुधार हो रहा है। 2012 और 15 में कृषि क्षेत्र घटा और सेवा क्षेत्र बढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सब वैश्वीकरण से हुआ है। विदेशी निवेश को आपको बताता हूँ, देखिए 1990-91 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, लेकिन 2017 और 18 में वो 30 बिलियन डॉलर हो गया। कितना? 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारतीय विनिमय रिजर्व का जो आकार था 1990 और 91 में 6 बिलियन डॉलर था, लेकिन अब कितना हो गया है 2018-19 में? 413 बिलियन डॉलर हो गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त जो हैं 2021 और 22 में 84.8 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत का विदेशी मुद्रा जो भंडार है 2022 की बात कर रहा हूँ 500 अरब डॉलर हो गया है, ठीक है। और एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छी चीज़ ये लिखी गई है, क्या पता पूछा जा सकता है कि एक सीरी सीला त्रासदी हुई थी, यानी कि आंध्र के कस्बे, उस कस्बे का नाम था सीरी सीला। उसमें क्या हुआ, 50 बुनकरों को आत्महत्या करने को बाध्य होना पड़ा। इसके पीछे भी बहुत कारण थे, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। अगली जो आपके सिलेबस में लाइन लिखी गई है वह है विश्व व्यापार संगठन। क्या लिखा है? विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में, मुख्यालय। फर्स्ट महानिदेशक कौन है? आयरलैंड के पीटर सदरलैंड हैं, जो GATT के अंतिम, वो WTO के प्रथम हैं। मैं WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन है, इसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे बना, ठीक है। वर्तमान में कौन है? नाइजीरिया की एंगोजी अंकोजो इविला हैं। 2021 में ये प्रथम महिला, ठीक है, 2021 से लगातार हैं। 164 सदस्य हैं। आपसे पूछा जा सकता है 164वां सदस्य कौन है, तो वो अफगानिस्तान है, 2016 में ही बना था। आपको ध्यान रखना है कि 12वां मंत्री जो स्तरीय सम्मेलन अभी हुआ था 12 और 17 जून जेनेवा में, इसका पहला पूछा जाए तो ये ध्यान रखना दिसंबर 1996 सिंगापुर में हुआ था, और ये प्रति 2 वर्ष में आयोजित होता है, और भारत में आज तक इसका आयोजन नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन है 1 से 22 जुलाई 1944 को हुआ था। इसकी मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि WTO कैसे बना, ठीक है। तो 1 से 22 जुलाई को 20 ये सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू हैम्पशायर अमेरिका में। 1944 को ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना हुई, ठीक है। और आपको बता दूं GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड 1947 में 23 संस्थापक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, और ये अस्तित्व में आया 1 जनवरी 1948 को। इसने कार्य शुरू किया 31 दिसंबर 1994 को। कब किया? 1994 के। अब ध्यान रखना GATT के स्थान पर WTO की स्थापना हुई, जो हुई 1995 में। अब आपको पता चल गया कि WTO कहाँ से आया, ठीक है।
तो देखिए भारत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये, भारत WTO और GATT इन दोनों का संस्थापक सदस्य रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं WTO का जो संगठनात्मक जो ढांचा है वो बताता हूँ। एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, क्यों होता है? सर्वोच्च निर्णायक निकाय मंत्रालयिक सम्मेलन होता है ये हर 2 वर्ष में होता है और इसमें एक सामान्य परिषद होती है, ठीक है, सामान्य परिषद। जो WTO का सर्वोच्च स्तरीय निर्णायक निकाय होता है ये सामान्य परिषद, ठीक है, और ये जेनेवा में इसका मुख्यालय, ठीक है। महापरिषद की बैठक निम्न नियमों के तहत होती है। कौन से नियम? इसमें 2 नियम आपको बताएं। एक है व्यापार नीति समीक्षा निकाय TPRB, एक है व्यापार समाधान निकाय DSB। ये 2 नियम ध्यान रखना। और इसकी 3 परिषदें हैं। कौन सी? एक है वस्तु व्यापार परिषद, एक है सेवा व्यापार परिषद, एक है बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से संबंधित पहलुओं के लिए परिषद होती है, ठीक है। अगली आपकी लाइन लिखी गई है खाद्य सुरक्षा। आप बिल्कुल इस पर कह सकते हैं विश्वास करके पढ़िएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि ये मैटर मैं बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ, ये बिल्कुल शॉर्ट नहीं है। मैंने जो NCERT में जो फैक्चुअल चीज़ें बनी उसको सबको इकट्ठा किया। आप टेंशन मत लीजिए, आगे बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी। ये खाद्य सुरक्षा मैंने क्लास 9 से लिया है, ठीक है। क्या है? देखो, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुँच और प्राप्त करने का जो सामर्थ्य है वही तो खाद्य सुरक्षा है। देखिए, खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त क्यों होते हैं? कहीं पर भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों का खराब होना, इन सब से अकाल आता रहता है, जिससे क्या होगा? खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होते हैं लोग। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन हुआ 1995 को और इसमें घोषणा कर दी गई। क्या घोषणा की? इसमें पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच क्या हो? सदैव हो। और इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1996 में, ठीक है। अब आपको पता है कि खाद्य असुरक्षा से ग्रसित कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आबादी का बड़ा भाग है ना, वो गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाएं तथा 5 वर्षों से जो कम उम्र के बच्चे हैं वे सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं। आपको मैं बता दूं, 1998 और 99 में इनकी संख्या लगभग कितनी थी? 11 करोड़। कितनी थी? 11 करोड़, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण से पता चला, ठीक है। गरीब व आदिवासी भी खाद्य असुरक्षा से ग्रसित है, क्योंकि वे बार बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। सर्वाधिक खाद्य दृष्टि से असुरक्षित जो लोग हैं वो यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1968 में PM इंदिरा गांधी ने गेहूं क्रांति शीर्षक से एक डाक टिकट जारी किया था और हरित क्रांति को क्या दिया? बढ़ावा दिया। अब देखिए, भारत में जो खाद्य सुरक्षा है ये मैं आपको बताता हूँ, ये 2 घटकों में सरकार द्वारा। पहला है बफर स्टॉक। क्या है? अनाज, गेहूं, चावल के इसमें क्या है? भंडार है। भाई, भारतीय खाद्य निगम किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। कीमतें पहले से घोषित कर दी जाती है, जिसे न्यूनतम समर्थित कीमत कहते हैं, यानी कि MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। फिर ये अनाज समाज के जो भी गरीब वर्गों को बाजार की कीमत से भी कम कीमत पर वितरण कर दिया जाता है गरीबों को। इसे कहते हैं बफर स्टॉक और इसे कहते हैं कीमत को निर्गम की कीमत, ठीक है। और एक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से अनाज समाज के गरीब वर्गों में ये वितरित करती हैं। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, इसे PDS कहते हैं। राशन कार्ड धारी होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, राशन कार्ड धारी को 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी। और राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंत्योदय कार्ड, जो निर्धन से भी निर्धन होते हैं ना, वो है अंत्योदय कार्ड। एक होता है BPL, जो निर्धनता रेखा से नीचे होता है। एक होता है APL, जो अन्य लोगों के लिए। अब आपको बता दूं, NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए। कौन से? एक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो हमने अभी पढ़ी। एक है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जिसे ICDS, जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू हुई थी। एक है काम के बदले में अनाज, FFW, ये 1977-78 में प्रारंभ हुई। आप सिर्फ डेट याद रखना, सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि RPDS शुरू की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने? पूरे देश में बात हो रही है।
1700 ब्लॉक में बात हो रही है, लेकिन सभी क्षेत्रों में हुई थी 1997 में। 2000 में सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना क्या हुई थी, बराबर हुई थी। मिड डे मील योजना कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुई थी, और 2004 में ये प्राइमरी स्तर पर और 2007 को ये अपर प्राइमरी स्तर तक हो गई थी। हाल ही में इसका नया नाम है पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। 2 जुलाई 2018 को अन्नपूर्ण दूध योजना शुरू की गई। 1 से 5वीं तक 500 मिलीलीटर और 6ठी से 8वीं से 200 मिलीलीटर। इसका नया नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मिल्क पाउडर से बना अब दूध दिया जाता है। सप्ताह में 2 बार है, मंगलवार और शुक्रवार। ये बात कोई समझाने लायक है नहीं, मैं सीधा पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। मिड डे मील में 1 से 5वीं तक 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 6 से 8वीं तक 700 कैलोरी का जो भोजन है वो और 20 ग्राम उसमें प्रोटीन होगा, और सप्ताह में 1 दिन फल दिए जाएंगे जो कि अनिवार्य है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया 2013। वर्गीकृत 75% ग्रामीण जनसंख्या इसमें। ये जुलाई 2013 को इसको मंजूरी मिली राष्ट्रपति के द्वारा, और सितंबर 2013 को ये प्रभावी हो गया। अगली योजना है अंत्योदय योजना। ये दिसंबर 2000 को लागू हुई थी। इसमें बीपीएल को चुना गया था। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं, 3 रुपये चावल प्रति किलोग्राम और 1 रुपये मोटा अनाज मिलेगा प्रति ग्राम। ठीक है, 1 रुपये ऐसे था। 2002 में अनाज की मात्रा को 25 से बढ़ाकर अब 35 किलोग्राम कर दी गई है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, जो कि 15 अगस्त 2001 को घोषणा की गई थी। सीधी डेट पूछी जाती है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पूछते तो 16 अगस्त 2007। विश्व में भूखमरी जो सूचकांक आया था अभी 2022 में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने करंट का ले लिया थोड़ा, ठीक है, तो ध्यान रखना। भारत में 29.1 गंभीर श्रेणी में है। ठीक है, ये इसका स्कोर है, और गंभीर श्रेणी में हम, ठीक है, 107वां स्थान आता है हमारा, और गत वर्ष में 101वां स्थान था हमारा। ठीक है, और 50% भूख से ग्रस्त लोग हमारे भारत में हैं। यानी कि विश्व में प्रत्येक 3 में से 1 कुपोषित अगर बच्चा पूछे कहाँ है तो वो भारत में है। ठीक है, अगली लाइन लिखी गई है आपके निर्धनता यानी कि गरीबी। ये मैंने 9वीं 10वीं 11वीं तीनों का सहारा लिया इसमें। दादा भाई नौरोजी, आप जानते हैं 1868 में निर्धनता रेखा की अवधारणा इन्होंने दी, इनका विचार दिया। इन्होंने सबसे पहले आपको बता दूं कि जेल की निर्वाह लागत का इन्होंने आकलन किया था। 3/4 के सूत्र की रचना की थी। ये क्या 4 सूत्र है, ये आप एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, तो मैंने बता दिया ये आपके काम का नहीं है, फिर भी आपको सिर्फ सूत्र याद रखना। 3/4 सूत्र की रचना किसने की, दादा भाई नौरोजी ने। स्वतंत्रता के बाद 1962 में योजना आयोग द्वारा प्रोफेसर मिनास व गौडगिल ने 20 रुपये मासिक आय बताया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब देखिए 1971 में वीएम दांडेकर तथा नीलकंठ रथ ने 2200 कैलोरी प्रति व्यक्ति अगर वह उनको मिलती है तो वो गरीब नहीं है। और 1979 को वाई की अलग कमेटी आई। उसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र जो है प्रति व्यक्ति अगर 100 कैलोरी बर्न करता है तो वो गरीब नहीं है, और शहरी क्षेत्र में बता दिया वो 2100 कैलोरी। ठीक है, फिर एक समिति और आई 1989 को, लक्कड़वाला समिति, टीटी लक्कड़वाला की अध्यक्षता में। तो इसमें सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। और 2005 में आई थी तेंदुलकर समिति, रिपोर्ट थी 2011-12 में। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर ग्रामीण व्यक्ति 816 प्रति व्यक्ति और हर महीने कमाता है तो वो गरीब नहीं है। शहर में अगर महीने में 1000 रुपये एक व्यक्ति कमा रहा तो वो गरीब नहीं है। ये 2011-12 की बात हो रही, अब की बात नहीं हो रही। ठीक है, 2012 में सी रंगराजन समिति आई थी, इसने रिपोर्ट दी 2017 को। इसने कहा कि अगर ग्रामीण में लोग, 2011-12 की बात हो रही है, कि ग्रामीण में लोग अगर 972 रुपये कमा रहा है प्रति माह तो वो गरीब नहीं है। अगर शहर में वो 1407 रुपये कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। और इसने भारत में गरीबी बता दी 29.5%। और जो सचिन तेंदुलकर की जो समिति थी उसने बता दिया कि भारत में गरीब कितने लोग हैं, 21.92%। ये सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि इसने जो रंगराजन समिति है इसने कैलोरी के आधार पर बताया कि ग्रामीण में अगर 2150 कैलोरी बर्न होती है तो वो गरीब नहीं है। शहर में अगर 2090 भी कैलोरी मिल जाती है तो वो गरीब नहीं है। यानी इतना कम पोषण से, अगर इनसे भी कम पोषण होता है तो वो गरीब है। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक निर्धनता है, ये सी रंगराजन समिति के अनुसार। ठीक है, फिर 2021 में नीति आयोग ने आंकड़े लगाए, यानी कि गरीबी सूचकांक जारी कर दी। ठीक है, भारत में कहा कि 25.01 बहुआयामी गरीब लोग हैं। सर्वाधिक गरीब हैं बिहार में जो 51.91% कह सकते हैं, और सबसे कम है केरल में 0.71%। ठीक है, और राजस्थान में बहुआयामी जो गरीब हैं वो है 29.46%।
सर्वाधिक जो गरीब हैं वो बाड़मेर में है 56.13%, और कम राजस्थान में पूछे तो वो झुंझुनू है 12.80%। ठीक है, गरीबी के जो आकलन है वो रिकॉल अवधि, रिकॉल अवधि कैसे, जैसे आंकड़ों का संकलन दो प्रकार से होगा, एक होगा यूआरपी। यूआरपी क्या होता है, सम्मान रिकॉल अवधि, ये 30 दिनों की होती हैं, यानी आंकड़े उपभोग के जो होते हैं ना वो 30 दिन की अवधि होती हैं। जो एमआरपी होती है ना वो मिश्रित रिकॉल अवधि होती है, इसमें 30 दिन से लेकर या 365 दिन तक होती है, इसमें खाद्यान्न व गैर खाद्यान्न वस्तुएं आती है एमआरपी में। तो ये आकलन की जो रिकॉल अवधि होती है, एक होती है निरपेक्ष गरीबी, एक होती है सापेक्ष गरीबी। देखिए निरपेक्ष गरीबी में जो न्यूनतम आवश्यकताओं के मानक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाई वो निरपेक्ष हैं, जो न्यूनतम से न्यूनतम पाए। और सापेक्ष अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें, समाज में वर्गों की दृष्टि से देखें, यानी कि समाज राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आया या धन या उपभोग या व्यय के वितरण में सापेक्षित असमानताओं का जो माप होता है ना वो होती है सापेक्ष गरीबी। उसके पास इतना धन है, मेरे पास इतना धन है, यानी कि उसके पास ज़्यादा धन है, मेरे पास कम है, तो मैं गरीब हूँ, सापेक्ष गरीबी। सैन सूचकांक आया था निर्धनता आकलन हेतु, और ये सूचकांक दिया था, ये जो इंडेक्स दिया था वो अमर्त्य सेन ने दिया था, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वर्ष 2011 और 12 में ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता अनुपात 26% है और शहरी क्षेत्र में कितना है, 14% है। वर्ष 2011 और 12 में अनुसूचित जाति की बात करूं तो 19% थी निर्धनता, और अनुसूचित जनजाति की बात करूं तो 43% थी निर्धनता। निर्धनता निवारण के लिए जो नीतियां और कार्यक्रम चलाए रहे हैं वो हैं, आपको बता दें, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो 1956 से 61 तक चली थी, इसमें कहा गया कि आर्थिक विकास के अधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत भाग्यशाली वर्गों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए एक त्रिआयामी नीति है समवर्ती आधारित रणनीति, यानी कि जीडीपी और पीएसआई में वृद्धि हो, यानी कि जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पीसीआई पर कैपिटा इनकम में क्या हो, वृद्धि हो, यह है समवर्ती आधारित रणनीति। दूसरी नीति यानी कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो इसको आरंभ किया गया, इसमें एक कार्यक्रम चलाया गया, काम के बदले अनाज। ठीक है, 1993 में ध्यान रखना, PMRY यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये डेट सीधी पूछी जा सकती, उद्देश्य है कि शहरों में स्वरोजगार देना। खादी ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से ये क्रियान्वित होती हैं। छोटे उद्योग लगाने के लिए ऋण सहायता भी देती है, कौन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। ध्यान रखना ये योजनाएं सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं निर्धनता। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जैसे मनरेगा कहते हैं, इसका पूर्व नाम था नरेगा, क्या था, इसको चेंज किया गया 2009 में। 2022 और 23 में 73,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखना ये क्या है, करंट से रिलेटेड है। ठीक है, अगला 2017 में प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक अकाउंट खोलने का प्रोत्साहन देने के लिए ये था। अब गरीब कौन है वर्ल्ड बैंक के अनुसार, तो जो प्रतिदिन $1.9 से कम निर्वाह करता है वो गरीब हैं, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने माना। अब विश्व में 1990 के 36% से 2015 में 10% हो गया, क्या, कम निर्वाह, इससे भी प्रतिदिन कम निर्वाह, यानी गरीब लोगों की बात हो रही है। ठीक है, अगली आपकी लाइन लिखी गई है मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा की उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी के मनी, और मनी बना है लैटिन भाषा के मोनेटा। ये रोम में पहली टकसाल थी, और वो टकसाल कहाँ थी, एक देवी थी मोनेटा के मंदिर में स्थापित हो गई, इसलिए इसका नाम मनी पड़ गया। ठीक है, भारत में पहला रुपया आपको पता है शेरशाह सूरी ने जारी किया था, और वर्तमान भारत में 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के मूल्य वर्ग के जो सिक्के जारी किए जाते हैं, और आरबीआई द्वारा 10, 20, 50, 100, 200 और 500 और 2000 के नोट भी जारी किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन छोटे छोटे ऐसे पूछे जा सकते हैं कि जो यूरोपीय वाला जो प्रतीक है किसने दिया, तो डी उदय कुमार द्वारा दिया गया, इसको द्वारा तैयार किया गया। प्रोफेसर वाकर कहते हैं कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का क्या करें, कार्य करें। हार्टले विदर्स ने कहा कि मुद्रा वो है जो वह सामग्री है जो क्रय विक्रय का क्या करें, कार्य करें। क्या पता पूछा जा सकता है ऐसी परिभाषाएं।
विमुद्रीकरण क्या है? प्रचलित मुद्रा की कानूनी वैधता को क्या करना? समाप्त करना। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने विमुद्रीकरण किया कब? 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 नोटों का क्या कर दिया? विमुद्रीकरण कर दिया। करेंसी क्या होता है? इसमें कागज़ के नोट और सिक्के आएंगे, उसे कहते हैं करेंसी। जारी कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ठीक है। मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई, यानी कि अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, एक है केंद्रीय बैंक, एक है व्यावसायिक बैंक। केंद्रीय बैंक आरबीआई जो 1935 में आया, मुद्रा की पूर्ति पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। जबकि जो व्यावसायिक बैंक है वो जनता से जमा स्वीकार करता है। क्या करता है? जनता से जमा स्वीकार करती है। एक शब्द आपको मिलेगा स्प्रेड। ये क्या है? बैंक का लाभ है। स्प्रेड क्या है? बैंक का लाभ। कैसे कमाती? आगे बताऊंगा आपको। साख, साख क्या है? ऋण उधार प्रदान करना, उसे कहते हैं साख। यानी कि व्यक्ति या संस्था भविष्य में भुगतान के वायदे के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम साख कहते हैं। साख अर्थात ऋण के लिए वित्त उपलब्ध कराना ही क्या है? साख है। साख का अर्थ आप समझ गए होंगे। बैंकों में ऋण से संबंधित कुछ गतिविधियां हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं तथा 85% भाग ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वे पैसा जब लोगों से लेते हैं तो उसका 15% अपने पास रखते हैं, जो बाकी का हिस्सा है वो वापस दूसरे लोगों को ऋण दे देते हैं। ऐसे बैंक क्या करती हैं? लाभ कमाती हैं। बैंकों में निक्षेप क्या है? बैंकों में निक्षेप, देखिए, लोग अपने अतिरिक्त धन को बैंकों में क्या कराते हैं? निक्षेप के रूप में रखते हैं, जिनसे उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिल जाता है, सूद मिल जाता है। ठीक है। तथा धन निकालने की भी इसमें क्या होती है? सुविधा होती है। धन को मांग जमा के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इसे कहते हैं मांग जमा। क्या कहते हैं? मांग जमा। एक होती है आवधिक जमा। आवधिक जमा क्या होती है? एक निश्चित अवधि के लिए आप जमा कराते हैं, इसे हम स्थायी जमा खाता कहते हैं। एफडी आपने सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट, वही है आवधिक जमा। ठीक है। एक है डिमांड ड्राफ्ट, डीडी। डीडी होता है ना, यानी कि किसी बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए होता है। ठीक है। मोस्ट यूज कहाँ पर होता है? ये जो डीडी ज़्यादातर यूज होता है वो किसी एडमिशन के लिए, कोई सर्विस है, नौकरी है, एम्प्लॉयमेंट है, कोई एग्ज़ाम है, एडमिशन की फ़ीस भरनी है, उसमें हम डीडी का प्रयोग करते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये 16 अंकों का नंबर होता है इसमें। ठीक है। भुगतान हेतु आवश्यकता अनुसार पैसे उधार ले सकते हैं और चुकाना उस समय के अनुसार आपको चुकाना पड़ेगा। ये क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना। CVV ये क्या होता है? ये नंबर होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये 3 अंकों का कोड होता है। ठीक है। NEFT क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफ़र, यानी कि हर आधे घंटे में पैसे ट्रांसफ़र, ये होता है NEFT। और RTGS होता है रियल टाइम ग्रोस सिस्टम। और एक होती है IMPS, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, यानी कि पैसा तुरंत ट्रांसफ़र करना है तो हम RTGS और IMPS का उपयोग करते हैं। UPI क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम UPI का प्रयोग करते हैं। ठीक है। भारत में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में साख क्या होती है? देखो, ऋणों को दो वर्गों में बांट दिया, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक बैंकों में जैसे सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। ठीक है। आरबीआई इस पर नज़र रख सकता है। ठीक है। और बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद अपने पास रखता है। जबकि अनौपचारिक में उल्टा है। अनौपचारिक में जैसे कोई साहूकार है, व्यापारी है, मालिक है, रिश्तेदार हैं, इनसे हम पैसा उधार लेते हैं। नियंत्रण हेतु इसमें कोई संस्था भी नहीं होती। ठीक है। ग्रामीण परिवार की 50% ऋण की जरूरतें ही औपचारिक बैंक के स्रोतों से पूरी हो जाती हैं। एक शब्द आपको मिलेगा नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या आता है? फर्म कंपनी अपनी आस्तियों से माइनस करेंगे देनदारियां, तो इससे हमें मिलेगा नेटवर्थ। यानी आस्तियां और देनदारियों का जो अंतर है वो है नेटवर्थ। ठीक है। एक आएगा CRR, ये क्या होता है? नकद कोष अनुपात, यानी कि 100 रुपये है पूरी। CRR का मतलब है कि 20% बैंक अपने पास जो पैसा रखता है, यानी कि मान लीजिए 20 रुपये बैंक ने अपने पास पैसा रखा और 100 रुपये आगे ऋण में दे दिए, और ये जो 100 पूरे पैसे हैं इसमें 20% जो बैंक ने अपने पास रखे हैं 20 रुपये, यही तो क्या है? CRR है। फिर आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 100 पैसे हैं, ये 100 पैसे जमा कराए इसने कहा बैंक में। बैंक ने क्या किए? 20 रुपये अपने पास रख लिए और 80 पैसे किसी और को उधार दे दिए। अब जो ये 20 रुपये है ना, यही CRR हैं, क्योंकि ये CRR हैं। अब ये 80 पैसे किसी बिजनेसमैन को दिए, ये बिजनेसमैन किसी अकाउंट में डालता है तो वो 80 रुपये किसके? इस बैंक में डाल देता है, वही वाणिज्यिक बैंक में डाल देता है। तब वो 80 का
20 अपने पास रखता है और 60 किसी और को ऋण के रूप में देता है। ऐसे करके वो क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। कौन? बैंक। अब देखिए, एक है SLR और एक है CRR, यानी कि SLR क्या होता है? CRR के अतिरिक्त बैंकों के अल्पकाल में कुछ कोष तरल के रूप में रखता है, यानी कि तरल के रूप में, जैसे कि मान लीजिए कोई सोना है जो जल्दी से बिक जाए तो वो अपने पास रखना जरूरी है। इसे हम कहते हैं वैधानिकता तरलता अनुपात, यानी SLR। क्या होता है? देखिए, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है? आज के बाद झंझट खत्म हो जाएगी, बता रहा हूँ आपको। एक है RBI बैंक, एक है वाणिज्यिक बैंक। क्या होता है? RBI पैसे जब देती हैं किसको? वाणिज्यिक बैंक को उधार देती हैं, तो उसे कहते हैं रेपो रेट दर। अब मान लीजिए वाणिज्यिक बैंक के पास बहुत सारे पैसे हैं, लोग ऋण नहीं ले जा रहे हैं, बहुत सारे पैसे इसके पास स्टॉक में पड़े हैं, तो ये वाणिज्यिक बैंक क्या करता है? RBI को कहता है कि मेरे पास कुछ अतिरिक्त धन है, वो अपने पास रख दो और कुछ इंटरेस्ट मुझे दे दो। कुछ क्या दे दो? ब्याज दे दो, ताकि मैं बना रहा हूँ, मेरी आमदनी होती रहे। तो अतिरिक्त धन राशि बदले में ब्याज मिल जाता है, यही क्या है? रिवर्स रेपो रेट है। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक है NPA। NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि गैर निष्पादन परिसंपत्तियां। क्या होता है? बैंकों द्वारा दिया गया लोन जब वापस न आए, यानी कि अवधि 90 दिन की, तो वो है NPA। ठीक है। एक होता है देसी बैंकर, जैसे निजी फर्म है जो बैंक की भांति कार्य करते हैं, उसे कहते हैं देसी बैंकर। ठीक है। एक आपके कोर्स में लिखा गया है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHC। क्या होता है? गरीब को उधार देने के कुछ ये नए तरीके हैं। इसमें क्या होता है? पड़ोसी 15 या 20 सदस्य हो सकते हैं, वो नियमित रूप से मिलते हैं और कुछ पैसे बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 या 100 रुपये बचत कर सकते हैं गरीबों के लिए। तो ये है स्वयं सहायता समूह। अब मैं आपको बता दूं, ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना लागू की। ठीक है। ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि ये पूरी व्यवस्था, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना और ग्रामीण आजीविका मिशन, जैसे संयुक्त रूप से कहते हैं DAYNRLM। इसके तहत 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7 से 20 सितंबर तक 15 दिनों तक एक अभियान चला। क्या अभियान? उसका उद्देश्य क्या था? ये दीनदयाल वाला ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका उद्देश्य था कि गरीब ग्रामीण व गरीब महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह में शामिल करना। क्या करना? गरीब ग्रामीण व गरीब महिला स्वयं सहायता समूह में क्या करना? शामिल करना। ये किसने चलाया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चलाया। ये एक क्या है? कार्यक्रम है, ध्यान रखना। देखिए, SHG की जो शुरुआत हुई है 1792 में अहमदाबाद से हुई। कहाँ से हुई? सेवा, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमन एसोसिएट के गठन से शुरू हुई। ठीक है। 1977 में सेवा की महासचिव थी इल्ला भट्ट, जिसको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, बहुत इंपॉर्टेंट। 1992 में नाबार्ड द्वारा SG को बैंक लीकेज प्रोग्राम की व्यवस्था की गई। ठीक है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश ग्रामीण बैंकों का जो संस्थापक अगर पूछा जाए तो वह है प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, जो कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों का संस्थापक है। तो ये क्या थे? छोटे छोटे मेन पॉइंट थे ना, वो मैंने सीधे लिख दिए ताकि सीधे क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, RBI बहुत इंपॉर्टेंट, खास खास क्वेश्चन बनते हैं RBI से। किसकी सिफारिश पर RBI आया? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आया। कौन से अधिनियम? 1934 का अधिनियम। इसने कार्य कब प्रारंभ किया? 1 अप्रैल 1935 को किया। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? RBI का 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। क्षेत्रीय हेडक्वार्टर कितने? 4, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। संचालक मंडल कितने हैं? 21 सदस्य। अब देखिए, एक तो इसका अध्यक्ष, 4 डिप्टी गवर्नर के जो एक एक, ठीक है, 4 क्षेत्रीय हेडक्वार्टर हैं, उसका एक एक सदस्य। ठीक है। 2 गवर्नमेंट हो गए, 10 अन्य हो गए, कुल मिला के 21 इस संचालक मंडल में होते हैं। फिर यहाँ से शॉर्ट में जो क्वेश्चन बनते हैं वही बनते हैं कि जैसे पहला गवर्नर कौन है? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहला भारतीय कौन है? तो CD देशमुख। 1943 और 49, स्वतंत्रता से पूर्व भी बना और स्वतंत्रता के बाद में भी बना। ठीक है। और वर्तमान में शक्तिकांत दास है जो 25वें नंबर पर है, आपको सबको पता है। एक आपसे पूछा जा सकता है कि फैट मनी क्या है? तो इसे कहते हैं वैदिक मुद्रा, जैसे अमेरिका की डॉलर है, हमारी रुपया है, तो ये फैट मनी है। ठीक है। नोट छापने वो सिक्के ढालने का जो कार्य है वो गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है, लेकिन जो नोट निर्गमन है ना, वो कार्य RBI करती है। बहुत अच्छा फैक्ट है, मैंने लिखा है, ध्यान रखिएगा।
मौद्रिक नीति के कुछ उपकरण हैं, जैसे मात्रात्मक पूछा जा सकता है, गुणात्मक, ये सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया है क्योंकि मैंने सेकंड ग्रेड एग्जाम दिया, मेरे को पता है, ठीक है। तो ये बैंक रेट हैं, CRR हैं, SLR हैं, रेपो रेट दर हैं, OMO हैं। तो ये क्या है, ये मात्रात्मक है। लेकिन गुणात्मक है, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई, सीमांत आवश्यकता। तो ये गुणात्मक हैं, यानी कि मौद्रिक नीति के ये क्या है, उपकरण हैं। मान लीजिए मंदी की स्थिति आ गई है तो क्या करेंगे, जो बैंक रेट हैं यानी कि जो ब्याज दर हैं उसको कम करने से क्या होगा, मंदी की स्थिति कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऋण की मांग बढ़ जाएगी। जब रेट कम होंगी तो ऋण की मांग बढ़ेगी, ऋण की मांग बढ़ेगी तो मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा होगी, और जब मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा होगी तो मांग बढ़ेगी और मूल्य भी बढ़ेंगे, जिससे मंदी हट जाएगी। तो इसके लिए जैसे BR हैं, RR हैं, RRR हैं, इन सब को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तो ब्याज दर है ना कम होगी, इसमें भी कम होगी, लेकिन ध्यान रखना CRR में ज़्यादा करनी होगी, तभी मंदी रुकेगी, ठीक है। और SLR मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर मुद्रास्फीति आ जाए ना तो इन सब के ये विपरीत काम करेगा, ठीक है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आय। क्या है राष्ट्रीय आय? देखिए, एक वित्तीय वर्ष में, और एक वित्तीय वर्ष कौन सा पूछा जा सकता है, तो 1 अप्रैल और 31 मार्च के अंतर्गत, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या है? एक प्रवाह अवधारणा है। इसमें हम अंतिम मूल्यों को शामिल करते हैं, ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं को। देखो, अगर मैं इसको है ना एक्सप्लेन करना चाहूँ ना तो बहुत 2-3 घंटे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने जो मुझे सही लगा वो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष होगा, ठीक है, और देश की भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। उत्पादित वस्तु या सेवा का क्या होना चाहिए? अंतिम मूल्य होना चाहिए। मान लीजिए एक इंडियन कंपनी है जो भारत में काम कर रही है, 500 रुपये कमा रही है, ठीक है, और एक जापानी कंपनी है जो है तो भारत में कमा रही है, कितने? 500 रुपये। लेकिन भारत की कंपनी ऑस्ट्रेलिया में कमा रही है, कितने? 500 रुपये। इन सब को अगर जोड़ेंगे तो 1500 होते हैं इन सब को जोड़ने पर। लेकिन मैंने इन सबको नहीं जोड़ा, एक को माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि जो भारत के लोग हैं ना वो बाहर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में कमाने के लिए। जो ये कंपनी है ना ये हमारे भारत के भौगोलिक सीमा में नहीं आती, इसलिए ये GDP में नहीं आएगी। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गई होगी। GNP होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि भारत के जो नागरिकों के द्वारा जो की गई हैं, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा जो कार्य किया गया है, जो उत्पादन किया गया है, वो GNP होती हैं। मान लीजिए एक इंडियन कंपनी है 200 रुपये कमाती है भारत में, एक जापानी कंपनी है जो भारत में कमा रही है कितने? 400 रुपये कमा रही है, और एक जापान में इंडियन कंपनी है वो 200 रुपये कमा रही है। तो हम इस 200 रुपये को भी साथ में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि है तो भारत के लोग, भले ही वो बाहर कमा रहे हैं। यानी कि GNP बराबर क्या होता है? GDP, यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भारत की आय है, भले ही वो भारत में कमा रहे हैं, भले ही वो बाहर कमा रहे हैं, इनको हम जोड़ेंगे। और जो विदेशी आय है, जो हमारे भारत में विदेशी कंपनियां कमा रही है ना, उनको हम घटा देंगे, जिससे हमें GNP प्राप्त हो जाएगी। देखिए, वित्त वर्ष 2021 और 22 में जो GDP दर है वो 8.7% रही, और नॉमिनल पूछा जाए तो आपको 19.5% याद रखना है। NDP क्या होता है? देखिए, NDP बराबर कह सकते हैं GDP माइनस डेप्रिशिएट। जो मूल्यह्रास होता है ना उसको घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा? NDP मिल जाएगा। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं NDP, GDP और NDP का अंतर ही क्या है? NDP है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मैं डेप्रिशिएट लिखना था, ठीक है, डेप्रिशिएट। इसका अंतर ही क्या होता है? NDP होता है। NNP क्या होता है? GNP से आप अगर डेप्रिशिएट घटा देंगे तो आपको NNP मिल जाएगी, और वास्तव में यही राष्ट्रीय आय होती हैं। एक होती है पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो राष्ट्रीय आय है, जो राष्ट्रीय आय को यदि हम जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी। राष्ट्रीय आय को हम कैसे मापते हैं? तो इसके लिए 3 श्रेणियाँ हैं, एक है आय गणना विधि, एक उत्पादन विधि, एक व्यय विधि। क्वेश्चन सिर्फ ऐसा पूछा जाता है, आय गणना विधि किस क्षेत्र में गणना करती है? तो वो सेवा क्षेत्र में, उत्पादन कृषि क्षेत्र में, व्यय गणना विधि उद्योग क्षेत्र में। सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है, स्वतंत्रता से पहले तो दादा भाई नौरोजी ने 1868 में की, वी डिग्वी ने 1899 में की। लेकिन जो स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति गठित की गई थी। किसके नेतृत्व में? PC महालनोबिस ने, ठीक है, PC महालनोबिस ने की, ठीक है।
और इसके जो सदस्य रहे थे प्रोफेसर D.R. गॉडगिल और प्रोफेसर V.K.R. राव, ये इसके सदस्य रहे थे। और अगर इसकी जो प्रथम रिपोर्ट है ना वो 1951 में आई थी और अंतिम रिपोर्ट आई थी 1955 में। अब देखिए 1955 में CHO आय गणना आरंभ कर दी। किसने? CHO ने कर दी थी। ठीक है। 2011-12 में ये आधार वर्ष रखा गया। 2015 को क्या रखा गया? इसको आधार, ये 2011 और 12 क्या है? ये आधार वर्ष है। इस वर्ष के आधार पर ये आय गणना होती है स्थिर कीमतों पर। और ये कब निर्णय लिया गया? 2015 में। ठीक है। 23 मई 2019 को केंद्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम यानी कि NSSO को किसके साथ मर्ज किया गया? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CHO, इनको जोड़कर एक नया बनाया गया कार्यालय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और बता दूं जो CHO, इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। लेकिन आपको अब ये याद रखना NSO 23 मई 2019। ठीक है। अगली आपकी लाइन लिखी गई मानव विकास, जो कि मैंने 10वीं और 12वीं किताब से लिया है। ठीक है। ये जो मानव विकास है ये अवधारणा 1990 में मानव विकास सूचकांक की रचना से प्रारंभ होती है। ठीक है। महबूब उल हक जो पाकिस्तान है, इसके नेतृत्व में मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया। इसके 3 आयाम हैं, जैसे कि UNDP के आधार पर भी हम कह सकते हैं। एक ज्ञान या शिक्षा कह सकते हैं, एक स्वस्थ यानी कि जीवन या प्रत्याशा, और एक है जीवन स्तर यानी कि पर कैपिटा इनकम। ये पूछा जा सकता है। आयाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ठीक है। मानव विकास सूचकांक जो 2021 का है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं जिसको, इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। NDPR कहते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। 191 देशों की इसमें सूची है और भारत का स्थान आया था 132वां। ठीक है। 2020 में तो इसका आया था 131वां स्थान। स्कोर इसका रहा था 0.633। जो अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो ये कैटेगरी आती है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मध्यम के अंतर्गत आती हैं। अभी मैं बताऊंगा उच्च में कितना होता है, निम्न में कितना होता है, धैर्य रखें थोड़ा। ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, श्रीलंका का नंबर है 73वां, चीन का 79, भूटान का 127 और बांग्लादेश का 129, नेपाल का 146 और पाकिस्तान का 161। ये सब है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो स्थान है ना ये ग्रहण किया। ठीक है। और आपको बता दूं पहला स्थान प्राप्त किया स्विट्जरलैंड ने, दूसरा स्थान किया नॉर्वे ने, तीसरा स्थान है आइसलैंड का। अगर लास्ट का पूछे अंतिम का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लास्ट में जो जिसका स्थान है वह है दक्षिणी सूडान। ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0 से 1 के बीच होती हैं। 1 के जो नज़दीक होगा उसका सबसे अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि अति उच्च पूछा जाए तो 0.800, इसमें 16 देश हैं। उच्च की पूछे तो 0.700 से लेकर 0.799, इसमें 49 देश हैं। और मध्यम जो कि हमारा भारत इसमें शामिल है, हमने अभी देखा इसमें 0.550, 0.66699। ठीक है। इसमें 49 देश हैं। और निम्न की बात करें तो 0.550 जो कि इससे भी कम होंगे, इसमें 32 देश हैं। जैसे हमने दक्षिणी सूडान पढ़ा वो निम्न है। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीज रिपोर्ट जो है ना इसमें 146 देशों की सूची है और भारत ने इस स्थान प्राप्त किया है 136वां, यानी कि हम इतने खुश हैं। ठीक है। और इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड ने। योजना आयोग, इसमें थोड़ी ये छोटी बहुत बात ध्यान रखना, वर्ष याद रखना 15 मार्च तो 1950 को, क्योंकि देश के संसाधनों का आकलन कर उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य इस योजना आयोग का है। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 और 12वीं जिसे हम अंतिम कह सकते हैं 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष है PM और उपाध्यक्ष अभी हैं सुमन बेरी। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952, बहुत इंपॉर्टेंट डेट याद रखना। ये कार्यकारी निकाय है। कैसी है? कार्यकारी निकाय, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? PM होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष पूछा जाता है, ध्यान रखना। और मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। ये 4 स्तंभ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला आपकी लाइन लिखी गई है सिलेबस में, राजस्थान में कृषि एवं विपणन। क्या लिखा गया है? कृषि एवं विपणन। देखिए कृषि विपणन, इसके अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां या सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती हैं। ठीक है। जैसे परिवहन है, प्रसंस्करण है, भंडारण है, ग्रेडिंग है आदि। ठीक है।
राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ये डेट रट लो 1974 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार इतना अच्छा सिलेबस दिया है तो कन्फर्म है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। किसान अपनी फसलें बाजारों में ले जाते हैं, जिसकी बोली लगाई जाती है उसके सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। इसे राज्य कृषि विपणन बोर्ड में ऐसा होता है, ठीक है। यदि किसानों को खरीदार नहीं मिलते, क्रेता नहीं मिलते, तो किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान उसे बेच सकता है, जिसे कहते हैं MSP, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, 2019 में ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की पहल पर, किसकी, ईज ऑफ डूइंग की फार्मिंग की पहल पर कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई साहब। 1 मई 2020 को राजस्थान कृषि उपज बाजार अध्यादेश, जो 2020 के माध्यम से राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 17 में परिवर्तित कर दिया गया था। क्या प्रतिबद्ध किया गया, इस धारा 17 में लिखा गया कि मंडी समितियों को सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार लाइसेंस धारकों से कृषि उपज की बिक्री और क्रय पर कृषक कल्याण शुल्क वसूल करने का निर्देश दिया गया है, इस धारा नंबर 17 में, ठीक है। धारा नंबर 19 में देखिए, कृषक कल्याण शुल्क कृषक कल्याण कोष में जमा करवाना होगा, ऐसा धारा 19 में लिखा गया है। 21 सितंबर 2022 को नवीन धारा रखी गई 17 ख, कौन सी, 17 ख। राज्य सरकार कृषि विपणन निदेशालय जो जयपुर हैं, इसके द्वारा 1 अप्रैल 2022 से कृषि उपज मंडियों में आढ़त को एक बार फिर से 1.75% बढ़ाकर कितना कर दिया, 2.25% करने का अध्यादेश जारी कर दिया। एक आप पढ़ते हैं ई नाम, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार। किसान अपनी फसल ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और ये एक पोर्टल है जो 14 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था और 2022 को कृषक उपहार योजना चली थी इसी पोर्टल के जरिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का है। कृषि उपज मंडी समितियां 1961 में कृषि को 5 भागों में बांट दिया, यानी कि उत्कृष्ट वर्ग क ख ग। सबसे पहले बात करते हैं क मंडी। देखिए, सदस्य होते हैं 17, इसमें 12 होंगे निर्वासित, 8 किसान प्रतिनिधि होंगे, 2 व्यापारी होगा, 1 तुलादारा मापकों या सर्वेक्षकों भंडारगार पालों का जो प्रतिनिधि वो हो सकता है, और 1 स्थानीय नगर निकाय या ग्राम पंचायत, और 5 इसमें होंगे मनोनीत, ठीक है। और वर्ग क ख ग मंडी समिति, इसमें सदस्य 11 होंगे, 8 निर्वासित, 6 किसान प्रतिनिधि, 1 व्यापारी या दलाल, 1 स्थानीय नगर निकाय या ग्राम पंचायत का, और 3 इसमें होंगे मनोनीत। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी जिसे PDS कहते हैं, देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियासती मूल्यों पर खाद्यान्न वितरण की जो सुविधा है उसे कहते हैं PDS, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। राज्य में पृथक पृथक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए पृथक पृथक रंगों के राशन कार्ड दिए जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। कैसे क्वेश्चन, जैसे APL, यानी कि डबल गैस सिलेंडर धारक, उनका नीला होगा राशन कार्ड। सिंगल गैस सिलेंडर धारक होते हैं, उसका होगा हरा। BPL वालों का होगा गहरा और गुलाबी। स्टेट BPL वालों का होगा गहरा हरा। अंत्योदय अन्य योजना वालों का जो कार्ड होगा वो होगा पीला, पर ये ध्यान रखना, ठीक है। अगली आपकी जो सिलेबस में लाइन लिखी गई है वो है उपभोक्ता एवं उसके अधिकार। देखिए, 1986, रट लीजिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, COPRA कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो कि लागू हुआ 20 जुलाई 2020 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेटें हैं, मैंने एक साथ कलेक्ट कर दी इसको। उपभोक्ता इंटरनेशनल 16 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया है, ठीक है। और इसमें 115 से अधिक देश थे, ठीक है। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, टर्मिनोलॉजी होती है जो आपको याद रखनी है, जैसे केविट एप्टर, ये क्या होता है, खरीदने वाला सावधान रहे, इसका अर्थ होता है। एक होता है केविट वेडिंटर, यानी कि बेचने वाला सावधान रहे। अब उपभोक्ता
संरक्षण का महत्व क्या है। पहला हम देखते हैं उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण के आधार पर देखें तो उपभोक्ता की अनभिज्ञता, जैसे कुछ आता नहीं है, वो कुछ भी चीज़ खरीद लेता है, डेट को देखता नहीं है ना। असंगठित उपभोक्ता, ये भी बहुत बड़ा, उपभोक्ताओं का व्यापक शोषण, तो ये उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण के आधार। अगर व्यवसाय के दृष्टिकोण के आधार पर देखें तो व्यवसाय का दीर्घकालीन लाभ, व्यवसाय समाज के संसाधनों का उपयोग करता है, ठीक है, और समाज के सामाजिक कुछ उत्तरदायित्व हैं और नैतिक दायित्व, यानी कि जैसे आप देखते हैं मिलावटी वस्तुएं आती हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए, ये नैतिक दायित्व है आपका। और सरकारी हस्तक्षेप कर सकती हैं अगर मिलावटी चीज़ें हैं तो ये एक व्यवसाय के दृष्टिकोण से हैं और ये उपभोक्ता की दृष्टिकोण से हैं। आप इसे कैसे लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसमें 6 अधिकारों का प्रावधान है। पहला, सुरक्षा का अधिकार, जैसे मान लीजिए बिजली के उपकरण हैं, अगर कोई घटिया उत्पाद आ गया तो बिजली झटका देगी तो आपको चोट लगेगी, तो आपको सुरक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है, ठीक है। सूचित किए जाने का अधिकार, यानी कि उपभोक्ता को उस उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी पाने का अधिकार है, ठीक है। आश्वस्त होने का अधिकार, यानी कि चुनने का अधिकार, यानी कि सारे उत्पाद आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, आपका मन होगा वो आप उस उत्पाद को चुनेंगे, उस विकल्प को चुनेंगे। सुनवाई का अधिकार है, यदि आपको थोड़ा बहुत भी शक है तो आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। और निवारण पाने का भी अधिकार है, यानी कि अनैतिक शोषण के खिलाफ राहत पाने का अधिकार है, जैसे उत्पाद बदलने, उत्पाद में कोई दोष है उसको दूर कराने, चोट के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान भी प्रावधान है निवारण पाने के अधिकार में, ठीक है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी कि एक अच्छा जानकार उपभोक्ता होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, तभी तो इन महत्वों को समझ पाएगा। आप मेरे हिसाब से कुछ पहली बार पढ़ रहे होंगे इसे। तो भारत ने सूचना का अधिकार कानून बनाया 2005 में, जो लागू हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये। उपभोक्ता संरक्षण के तरीके और साधन क्या क्या है। देखिए, व्यवसाय द्वारा स्वनियमन, यानी कि सामाजिक रूप से उत्तरदायी फर्म अपने ग्राहकों के साथ लेन देन करने में नैतिक मानकों और पद्धतियों का पालन करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्यापार संघ भी होते हैं, यानी कि कैसे उपभोक्ता संरक्षण किया जा सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे भारत में व्यापार कुछ संघ हैं, जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यानी कि FICCI, और भारतीय उद्योग परिसंघ जैसे CII, जैसे व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय संघों ने अपनी आचार संहिता को निर्धारित कर दिया, यानी कुछ संघ होते हैं जो उपभोक्ताओं का संरक्षण करते हैं, जैसे उपभोक्ता जागरूकता, जैसे जागो ग्राहक जागो अभियान, ठीक है। उपभोक्ता संगठन भी होते हैं, सरकार भी इसके बारे में प्रयास कर रही है, जैसे टोल फ्री नंबर, ये हेल्पलाइन, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको कुछ ऐसी उत्पाद मिल गया है, तो ये उपभोक्ता संरक्षण ही तो है और क्या है। उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत निवारण अभिकरण एजेंसियां भी हैं, जैसे जिला आयोग हैं। 50 लाख का मामला है मान लो, तो वो 5 दिनों के भीतर 2 पक्षों के मध्य विवादों का निपटारा, और अगर निपटारे की विफलता हो जाती, निपटारा नहीं होता है, तो शिकायत का मामला आगे भी बढ़ सकता है, और वो धारा है, अपील धारा है 41, ठीक है। राज्य आयोग में आप अगर करते हैं तो 50 लाख से 2 करोड़ तक का मामला होना चाहिए, ऐसा काम नहीं चलेगा। यदि कोई पक्ष इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, यानी कि राज्य आयोग ने कोई आदेश दे दिया, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसे आदेश को आप 3 दिनों के भीतर राष्ट्रीय आयोग को इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं आगे, और ये धारा है 51, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग में अगर आप कर रहे हैं तो वो 2 करोड़ से अधिक का मामला होना चाहिए, और यदि राष्ट्रीय आयोग के आदेश से आप संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसे आदेश को आप 30 दिनों के भीतर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, व्यवस्था में अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, वो भी आपको जानना चाहिए। जैसे जिला आयोग है, जिला आयोग में अध्यक्ष कौन होते हैं, सेवानिवृत्त जिला व सेशन जज या जिला जज, इसके बनने योग्य होना चाहिए। सदस्य न्यूनतम 2 होंगे, एक तो महिला होनी चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष से आयु कम, स्नातक होनी चाहिए, ठीक है। विधि, लेखांकन या उद्योग से संबंधित जो भी मामले हैं उनसे 15 वर्षों का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। कार्यकाल होता है 5-65 का, ठीक है। राज्य आयोग में अध्यक्ष होगा हाईकोर्ट का वर्तमान हो सकता है, ठीक है, या सेवानिवृत्त कोई भी जज हो सकता है। नियुक्ति कौन करेगा, चीफ जस्टिस की सिफारिश पर राज्य सरकार करेगी, ठीक है। सदस्य न्यूनतम इसमें 4 होंगे, कम से कम 1 महिला होनी चाहिए, 40 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, और स्नातक और प्रशासन से संबंधित जो भी अनुभव हैं वो 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। पहले 15 था जिला आयोग में, यहाँ पर 20 वर्ष हैं।
5 या 66 वर्ष जो भी पहले हैं वो कार्यकाल इसका होना चाहिए। नियुक्ति चयन समिति करेगी और राज्य सरकार द्वारा होगा। ठीक है। जो राष्ट्रीय आयोग है इसमें अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। सदस्य इसमें 4 होंगे, अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं। आयु वर्ग 40 से कम होना चाहिए। इसमें आपको कह सकते हैं स्नातक या प्रशासन से संबंधित 25 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और न्यायिक पृष्ठभूमि से कम 50% से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए। कार्यकाल 5 70 और सदस्यों का है 5 67। ठीक है। अगर मामले 2 वर्ष के भीतर आप दर्ज करवा सकते हैं, आगे अपील कर सकते हैं। ठीक है। देखिए अनुचित व्यापार अभ्यासों पर भी कुछ नियम बनाए गए, जैसे संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 को अधिसूचित किया गया। इसमें क्या है कि 48 घंटों के अंदर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत को सुनना पड़ेगा आपको। ठीक है। और 1 माह के भीतर शिकायत का निवारण भी करना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान है। भ्रामक विज्ञापनों के लिए भी जुर्माना है, 10 लाख का जुर्माना। अपराध किया है तो 50 लाख का जुर्माना, कम से कम 2 वर्ष की तो कैद तो होगी। उपभोक्ता अगर शिकायत कराता है तो उसके लिए कितनी फीस होगी? यदि 5 लाख का मामला है तो कोई फीस नहीं ली जाएगी। यदि 5 से 10 लाख का मामला है तो 200 रुपये फीस ली जाएगी। 10 से 20 लाख का मामला है तो 400 रुपये। 20 से 50 लाख का मामला है तो 1000 रुपये। 50 से 1 करोड़ का मामला है तो 2000 रुपये। 1 से 2 करोड़ का मामला है तो 2500 रुपये। 2 से 4 करोड़ का मामला है तो 3000 रुपये। 4 से 6 करोड़ का मामला है तो 4000। यानी ऐसे करते करते यदि आपका मामला 10 करोड़ के आसपास है तो 7500 रुपये फीस आपको जमा करानी पड़ेगी। कुछ चिन्ह होते हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। जैसे एक होता है एग मार्क, यानी कृषि उत्पादों के लिए, और ये 1937 से लागू हुआ था एग मार्क। ठीक है। एक होता है ISI, ये चिन्ह इस तरह का होता है। अब मैं सही बना नहीं पाया, फिर भी देख लो। इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, 1955 में ये लागू हुआ था। ये ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और LPG वॉल्व पर देखने को मिलेगा। एक होता है BIS हॉलमार्क, ये होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये क्या होता है? 2000 में लागू हुआ था। ये सोने के आभूषण और चांदी के आभूषण पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह का लोगो। ठीक है। एक होता है FPO, जो फलों पर आप देखते हैं, फूड्स प्रोडक्ट ऑर्डर, इस तरह का ये चिन्ह होता है, उस पर लगा होता है। एक होता है ग्रीन डॉट, इस तरह से इसमें ग्रीन कलर का डॉट होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये वेजिटेरियन उत्पाद है। ठीक है। और अगर ब्राउन डॉट है तो समझ लेना ये नॉन वेजिटेरियन उत्पाद है। ठीक है। एक मार्क होता है इको मार्क, 1991 से परिस्थिति तंत्र या इको सिस्टम को कम प्रभावित करने के लिए या इको फ्रेंडली उत्पादों का जो सूचक होता है, इस तरह से कुछ घड़म उसके अंदर है दिखाया गया है, तो वो है इको मार्क। ठीक है। ये आपकी थी इकोनॉमिक्स। ठीक है। बहुत मैंने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और इस मेहनत का फल आप लाइक करके ज़रूर दें। इस मेहनत का फल आप शेयर करके ज़रूर दें। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है। इस एक वीडियो को बनाने के लिए मुझे 5-6 दिन तक RPSC और NCERT की किताबों से कह सकते हैं बार बार ये समझ लीजिए पापड़ बेलना पड़ा। बहुत कोशिश की तब जाकर मैं इस मैटर को कलेक्ट कर पाया, बहुत समय लगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो बिना लाइक किए और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।